बुलेटिन की शुरुआत नेपाल विमान हादसे से जुड़े एक वायरल वीडियो के साथ करेंगे। इसे हादसे का आखिरी वीडियो बताया जा रहा है। हालांकि इसकी सत्यता की आधिकारिक पुष्टि आज तक नहीं करता है। येती एयरलाइंस का विमान जब पोखरा में लैंडिंग करने वाला था, तभी विमान पर यूपी के गाजीपुर जिले के सोनू जायसवाल ने फेसबुक पर लाइव स्ट्रीमिंग शुरू कर दी। फेसबुक लाइव के दौरान विमान तेज गड़गड़ाहट के साथ जमीन पर आ गिरा। नेपाल के पोखरा में हुए विमान हादसे का यह आखिरी वीडियो बताया जाता है। इस वीडियो में पीली टी शर्ट में नजर आ रहे युवक का नाम है सोनू जायसवाल। जिस वक्त येती एयरलाइंस का विमान आसमान में था, सोनू अपने विमान सफर को फेसबुक पर लाइव कर रहे थे। ये दावा सोनू के दोस्तों का है। प्लेन क्रैश हो गया, जिसके बाद उनका फोन काम करना बंद कर दिया। जी सर, ये उनकी लास्ट वीडियो है। वीडियो देखिए, आसमान से जमीन का विहंगम दृश्य साफ नजर आ रहा है। सोनू के चेहरे पर सफर की खुशी भी दिख रही है। तभी गड़गड़ाहट होती है, चीख पुकार मचती है, स्क्रीन पर आग चमकने लगती है। कैमरा काफी देर तक चलता रहा है, लेकिन किसी की आवाज नहीं आती। सोनू के दोस्तों का कहना है कि ये पोखरा विमान हादसे का आखिरी वीडियो है। आज आने की बात कर रहे थे कि आज शाम तक घर आ जाएंगे वहाँ पे घूम के, और काठमांडू से ये लोग जब पोखरा के लिए गए तो प्लेन क्रैश हो गया। मतलब लैंडिंग से 10 सेकंड शायद पहले क्रैश हुआ। और जो क्रैश जब हुआ था तो वहाँ पे मेरा एक और फ्रेंड था, तो उसने फेसबुक लाइव किया था। फेसबुक लाइव में उसका प्लेन क्रैश का पूरा वीडियो है। तो उसके बाद वो जो फेसबुक लाइव आ रहा है, क्या वो सही है? हाँ जी बिल्कुल, वो फेसबुक आईडी से है। वो जो उसमें थे सोनू जायसवाल, उन्हीं के फेसबुक आईडी पे। पोखरा विमान हादसे में जिन 5 भारतीयों की मौत हुई, उनमें 4 यूपी के गाजीपुर जिले के थे। इनमें शामिल थे गाजीपुर का 28 साल के सोनू जायसवाल, 23 साल के विशाल शर्मा, 28 साल के अनिल राजभर और 23 साल के अभिषेक कुशवाहा। ये चारों दोस्त थे और बीते 12 जनवरी को अनिल राजभर, विशाल शर्मा और अभिषेक सिंह कुशवाहा एक साथ वाराणसी के सारनाथ पहुंचे, जहां से सोनू जायसवाल को साथ लेकर नेपाल के काठमांडू के लिए रवाना हुए। ये चारों पैराग्लाइडिंग करने पोखरा जा रहे थे, लेकिन पोखरा से पहले हो गया हादसा। इस दर्दनाक हादसे के बाद क्षेत्र में शोक की लहर छा गई है। चारों आपस में दोस्त थे और एक ग्रुप बना करके वहां घूमने गए थे और इस हादसे के शिकार हुए हैं। बहुत दुखद घटना है। इस क्रम में हम लोग इंडियन एम्बेसी काठमांडू से टच में हैं और उन्होंने बताया है कि रेस्क्यू ऑपरेशंस अभी चल रही थी, जो कि अंधकार होने की वजह से रुक गई हैं। कल पुनः रिज्यूम होंगी, उसके बाद बॉडीज रिकवर की जाएंगी। चारों मृतकों के परिवार संपर्क हो चुका है और सबको ये बात बताई गई है, सब जान रहे हैं। और आगे जिस तरह से परिवार अगर वहाँ ट्रैवल करना चाहे या जो भी होगा, वो असिस्टेंस प्रोवाइड की जाएगी। उधर बिहार के सीतामढ़ी के बैरगनिया में भी मातम पसरा हुआ है। हादसे में गाजीपुर के 4 युवकों के अलावा बैरगनिया के संजय जायसवाल की भी मौत हो गई है। संजय अपनी बहन के घर पोखरा जा रहे थे। बेटा था, हाँ, प्लेन से काठमांडू से पोखरा जा रहे। बेटी वहाँ पर था, डिलीवरी केस था, ऑपरेशन के बच्चा हुआ नपनी, वो सीरियस में मर गया। येती एयरलाइंस के विमान 9AN ANC ATR 72 ने काठमांडू के त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से कल सुबह करीब 10:30 बजे उड़ान भरी, लेकिन पोखरा हवाई अड्डे पर उतरते वक्त विमान पुराने हवाई अड्डे और नए हवाई अड्डे के बीच सेती नदी के तट पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। देखते ही देखते विमान धू-धू कर जलने लगा। आसमान में धुएं का गुबार छा गया, फिजा में चीख पुकार मच गई। हादसे के वक्त तमाम अमला एक्शन में आ गया और लोगों को निकालने का काम शुरू हो गया। उस ऑपरेशन का एक बेहद मार्मिक वीडियो सामने आया है। नेपाल सरकार ने पोखरा विमान हादसे की जांच के लिए 5 सदस्यीय कमेटी का गठन किया है, लेकिन हादसे के दर्द और गम के बीच सबसे बड़ा सवाल यही है कि कैसे लैंडिंग से विमान अचानक जमीन पर आ गिरा। सीतामढ़ी से केशव आनंद और गाजीपुर से विनय कुमार सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।
और अब बात सर्दी की करेंगे। आधा हिंदुस्तान इस वक्त सर्दी से ठिठुर रहा है। पहाड़ों पर बर्फबारी हो रही है तो वहीं मैदानी इलाकों में ठंड से हाल बेहाल है। दिल्ली में उन इलाकों में एक जहां जनवरी के पहले हफ्ते में भीषण सर्दी है, आज दिल्ली में धूप तो निकली है लेकिन मौसम विभाग ने 3 दिन भयंकर सर्दी रहने का अनुमान जताया। फिर सर्दी में जमने वाली है दिल्ली। आज से दिल्ली पर होगा कोल्ड अटैक। दिल्ली वालों पर फिर शीतलहर का हमला। दिल्ली में सर्दी का एक और दौर। सूर्य को उत्तरायण के बाद यूं तो मौसम का मिजाज बदलने लगता है। कल जब सूरज निकला था तो ऐसा लगा कि दिल्ली वालों को अब सर्दी से राहत मिल जाएगी, लेकिन ठहरिए, दिल्ली में आज से फिर शुरू होने वाला है भयंकर सर्दी का दौर। मौसम विभाग के मुताबिक चलेगी शीतलहर। एक बार फिर दिल्ली को कब्जे में लेगा कोहरा। मौसम वैज्ञानिक कह रहे हैं कि पारा 2 से 3 डिग्री तक जा सकता है। इस समय धूप निकल रही है लेकिन उसके बाद भी जो ठंडी हवाएं हैं वो तापमान को उठने नहीं दे रही हैं, तो जो डे टेम्परेचर है वो भी गिर रहा है। और 16 से 18 के बीच में जो अलर्ट जारी किया गया है वो सही है, क्योंकि 16 से 18 तारीख के बीच में और ज्यादा तापमान गिर सकते हैं, यानी कि कड़ाके की सर्दी आ सकती है। और दिल्ली एनसीआर में 2 डिग्री 3 डिग्री के बीच में कई इलाकों में तापमान रह सकता है। और ये जो टेम्परेचर का फॉल है वो 18 तारीख तक रहेगा। पश्चिमी विक्षोभ के जाने से मौसम में ये बदलाव अक्सर होता है, लेकिन 20 जनवरी को जब एक और पश्चिमी विक्षोभ होगा तो सर्दी से राहत शुरू होगी। जो जैसे ही वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आता है तो हवाओं की दिशा बदल जाती है। जो उत्तरी जो बर्फीली हवाएं हैं उसकी जगह पश्चिमी हवाएं शुरू हो जाती हैं, दक्षिण पश्चिमी, और धीरे धीरे फिर पूर्वी हवाएं हो जाती हैं जो नमी वाली होती हैं और अपेक्षाकृत थोड़ी सी कम ठंडी होती हैं, जिसके कारण जो मिनिमम टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो 21-22 तारीख तक हमें उम्मीद है कि तापमान फिर से डबल डिजिट में 10 डिग्री 11 डिग्री के आसपास पहुंच सकता है, यानी कि उसके बाद राहत मिलने की संभावना नजर आ रही है। दिल्ली ने जनवरी के पहले हफ्ते में भयंकर सर्दी का दौर देखा था। 5 जनवरी से 9 जनवरी के बीच दिल्ली में पारा 4 डिग्री से नीचे चला गया था। इसके बाद तापमान में उछाल आया, लेकिन आज से फिर दिल्ली में सर्दी का नया मुश्किल दौर शुरू होने वाला है। बहुत ज्यादा पड़ रही है। हम तो पूरी रात आग के सहारे बैठे रहते हैं यहाँ पे। आग के सहारे बैठे रहते हैं। कैसी ठंड पड़ेगी भैया? बहुत ठंडा हो गया हैं? बहुत ठंडा हो गया। हवा कैसी चल रही है? हवा ज्यादा चल रहा है। हवा ज्यादा चल रहा है ना? हाँ जी। जो बर्फीली हवाएं चल रही हैं उस वजह से लोगों को ज्यादा ठिठुरन महसूस हो रही है। और अगर बात करें तापमान की तो 6 डिग्री 7 डिग्री पिछले दिनों रहा है। मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले दिनों में दिल्ली एनसीआर के लोगों को और कड़ाके की ठंड का सामना करना पड़ सकता है। सर्दी ही नहीं, जनवरी में कोहरा भी दिल्ली में नया रिकॉर्ड बना चुका है। अब तक दिल्ली 50 घंटे से ज्यादा घने कोहरे का दौर देख चुकी है। 2019 के बाद ये रिकॉर्ड है। अगर आप दिल्ली एनसीआर में रहते हैं तो सावधान हो जाइए। जरूरत पड़ने पर ही घर से निकलिए, गर्म कपड़े पहनिए, खाने पीने का भी पूरा ख्याल रखिए। आज तक ब्यूरो। दिल्ली में तापमान में जबरदस्त गिरावट दर्ज की जा रही है। शीतलहर इस वक्त दिल्ली में है और ये कहा जा रहा है कि आने वाले 3 दिन मौसम के लिहाज से दिल्ली पर काफी ज्यादा भारी रहने वाले हैं। तापमान में जबरदस्त गिरावट, 1.4 डिग्री तक पहुंच चुका है तापमान। ये न्यूनतम तापमान हम आपको बता रहे हैं जो दिल्ली में दर्ज किया गया है। सफदरजंग में 1.4 डिग्री, लोधी रोड पर 1.6 डिग्री तापमान दर्ज किया गया है। राजधानी में आज सामान्य से 6 डिग्री कम रहने वाला है तापमान। हमारे तमाम संवाददाता इस वक्त जुड़ गए हैं मौसम से जुड़ी जानकारी लेकर। दिल्ली से हमारे संवाददाता अरविंद ओझा जुड़ गए हैं, जोशीमठ से आशुतोष मिश्रा हैं, मनाली से मंजीत सहगल हैं, लखनऊ से समर श्रीवास्तव जुड़ गए हैं। लेकिन सबसे पहले राजधानी दिल्ली का रुख करते हुए अरविंद मैं आपके पास आऊंगी। अगले 3 दिन काफी भारी रहने वाले हैं दिल्ली वालों पर। किस तरीके से मौसम विभाग ने दिल्ली के अलर्ट जारी किया है और क्या स्कूल कॉलेज बंद किए जाएंगे एक बार फिर?
नहीं, देखिए येलो अलर्ट जारी किया है नेहा मौसम विभाग ने, लेकिन आपको बताऊं कि तापमान को अगर इतर छोड़ दें तो जो हवा चल रही है वो बर्फीली हवा है, जो ज्यादा सर्द महसूस करा रही है, ठिठुरन महसूस करा रही है। और पिछले 2 से 3 दिन के अंदर ये हुआ है जब जो हवाएं हैं वो काफी बर्फीली चल रही हैं। शायद इसका असर दिल्ली जो पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी है वो हो सकता है, लेकिन मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले 2 से 3 दिन में इसी तरह कपकपाने वाली ठंड जो है दिल्ली एनसीआर के लोगों को पड़ेगी। ज्यादातर जो लोग सड़कों पर रहते हैं वो बिना अलाव के तो सड़क पर रह नहीं सकते। हमने सुबह बात भी की थी, जो दर्शकों को हमने दिखाई कि जो लोग रात में हैं उनका कहना है कि बिना अलाव के वो सड़क पर 10 से 15 मिनट सर्वाइव नहीं कर पा रहे हैं, इतनी ठिठुरन है। और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से शायद ये हुआ है कि खासतौर से तापमान वो कम और नीचे जरूर हो रहा है, लेकिन हवा जो चल रही है इस वजह से लोगों को ठिठुरन गलन वो ज्यादा महसूस हो रही है। नेहा, ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास लखनऊ, आपको लिए चलते हैं। समर्थ मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। समर्थ, लखनऊ में कितना है न्यूनतम तापमान? और यहाँ देखिए, लखनऊ में न्यूनतम तापमान भले 6 हो, पर बर्फीली हवाएं जो चल रही हैं उन्होंने लोगों का इस वक्त जीना मुहाल कर दिया। आगरा का लोएस्ट टेम्परेचर 3.8 गया है। फिलहाल मेरी मौजूदगी शर्मा जी की चाय पर है, जहां पर लोग चाय का सहारा ले रहे हैं ठंड से बचने के लिए। आप देखिए, तमाम लोग यहाँ पर आपको दिखेंगे जिनके हाथ में कप्स हैं चाय के, और इनसे मैं बातचीत करूंगा। कैसे बचे ठंड से आप लोग? हम ठंड से बचने का एक मुख्य कारण ये रहा, जब भी हम शर्मा जी की चाय पे आए तो लग रहा है कि तरोताजा हो गया चाय, और सारा ठंड एकदम गायब हो गई। बहुत ही बढ़िया तरीके से। और भी महिलाएं हैं, आप लोग भी यहाँ पर चाय पी रही हैं, कि ठंड ज्यादा लग रही है? ठंड चाय पी के ठंड जा रही है। चाय से ही ठंड जा रही है। ठंड तो लगती है, लेकिन चाय पे आने का मजा ही अलग है। आप लोग क्या कहेंगे? हम लोग ये कहेंगे, हम लोग ठंड का हो गर्मी का हो, हर मौसम का आनंद लेते हैं। यहाँ आकर हम लोग लेते रहते हैं। उसके पहले गार्डन में जाके योग किया करते हैं। आजकल योग क्लास सस्पेंड चल रहा है। ठंड की वजह से योग क्लास सस्पेंड? हाँ, ठंड की वजह से सस्पेंड चल रहा है, लेकिन हम लोग अपना रूटीन कायम रखे हुए हैं। चाय पी के अपने आप को गर्म किए, वॉकिंग वगैरह कर। हवा बहुत बर्फीली है अभी भी यहाँ, बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा गलन बहुत है। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास समर्थ। इस बीच हम आपको पहाड़ों की तस्वीर दिखा देते हैं कि कैसे इस वक्त पहाड़ों में भीषण बर्फबारी और माइनस तापमान के चलते उसका असर मैदानी इलाकों में दिखाई दे रहा है। देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। बर्फ की सफेद चादर से घिरे हैं रास्ते, पेड़ों पर बर्फ का बसेरा है, गाड़ियों पर बर्फ का डेरा है। जहां तक नजर जाती है सिर्फ बर्फ ही दिखाई देती है। देखिए, पहाड़ सफेद हो गए हैं, कुदरत ने अपना खूबसूरत चेहरा दिखाया है। ये तस्वीरें मनाली की है। मनाली में बर्फबारी सैलानियों के लिए सौगात लेकर आई। देखिए कैसे बर्फ में प्रसन्न होकर खेल रहे हैं सैलानी। हिमाचल में कड़ाके की ठंड पड़ रही है और इस वक्त हम लोग मनाली के नेहरू कुंड के पास बाहंग नामक जगह पर है। जहां तक भी नजर दौड़ाएं हमें बर्फ नजर आ रही है और ये चेकडैम एरिया है। लोग यहां पर बर्फ पर फिसलने का काम ले रहे हैं और देख सकते हैं यहीं पर कुछ लोग स्कीइंग का अभ्यास भी कर रहे हैं। जहां तक हमारी नजर जाए, अब देखिए ब्यास नदी का ये तट है, वहां पर लोग पहुंचे हुए हैं। कुछ लोग स्नो स्कूटर का आनंद ले रहे हैं तो कुछ लोग सिर्फ चहलकदमी कर रहे हैं। ग्रुप्स में बहुत सारे लोग आए हुए हैं। आप मैम कहाँ से आए? पनवेल से, मुंबई से। पनवेल से आए? पनवेल मुंबई पहली बार आई। आप बताइए कैसा अनुभव रहा मनाली आने का? बहुत मजा आया, बहुत ही मजा आया। तो बहुत ही है यहाँ पे और बहुत अच्छा लग रहा है। सब जगह व्हाइट स्नो ही दिखाई दे रही है। बहुत अच्छा लग रहा है। फोटो के लिए तो बहुत ही ज्यादा अच्छा है। ये सिर्फ फोटो खिंचवा रहे हैं कि कुछ और भी? आपने कुछ स्लाइडिंग भी किया है? एंजॉय सब देखा। होटल के सामने बहुत अच्छा व्यू है, बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है। लेकिन इसी बर्फबारी ने सैलानियों के लिए मुश्किलों का पिटारा भी खोल दिया। देखिए कई किलोमीटर तक इसी तरह का लंबा जाम लगा हुआ है। बर्फबारी ने रास्तों की रफ्तार रोक दी है। लोग जहां तहां फंस गए। पहले क्रिसमस, फिर नए साल के शुभागमन पर और अब मनाली में बर्फबारी के बाद सड़कों पर वही हमें लंबे लंबे ट्रैफिक जाम देखने को मिल रहे हैं। देख लीजिए, ये मनाली से ले जाने वाले मार्ग का हाल है। जहां तक भी नजर दौड़ाएं हमें गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें नजर आ रही हैं। मैं कैमरा पर्सन से कहूंगा कि वो बाईं ओर भी एक बार दिखाएं, कोशिश करें
दिखाने की कि एक कई किलोमीटर लंबा जाम है जो सुबह से यहां पर लगा हुआ है, क्योंकि 2 दिन तक लगातार बर्फबारी होने के बाद अब पर्यटक अटल टनल की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन वहां पर भी कई जगहों पर ये जो मनाली लेह राष्ट्रीय राजमार्ग है अवरुद्ध हुआ पड़ा है। बर्फबारी के बाद अब हिमाचल प्रदेश में बर्फीले तूफान का खतरा मंडरा रहा है। बर्फीले तूफान को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। हिमाचल में फिलहाल सर्दी का सितम जारी रहेगा। मंजीत सहगल, मनाली, आज तक। मंजीत की आप ये रिपोर्ट देख रहे थे, सीधे आपको लिए चलेंगे। मंजीत हमारे साथ जुड़ गए हैं। मंजीत, देखिए, सैलानियों के लिए तो ये राहत भरा सबब है, वो एंजॉय कर रहे हैं, बर्फीली वादियों में अलग अलग चीजों का मजा ले रहे हैं, लेकिन वहां के जो स्थानीय हैं, जो लोकल्स हैं, उनका क्या कहना है? ऐसी सर्दी पिछली बार पड़ी थी या फिर इस बार ज्यादा सर्दी पड़ रही है? देखिए नया 3 दिन की बर्फबारी के बाद अब स्थानीय लोगों की और यहाँ तक कि पर्यटकों की दुश्वारियां भी बढ़ गई है। बर्फ जम गई है, आप मेरे हाथ में देख सकते हैं, ये जमी हुई बर्फ का एक टुकड़ा है और यही जो बर्फ है सड़कों में इस कदर जमी है कि गाड़ियां फिसल रही है, लोग गिर रहे हैं। और अगर बात करें मनाली से लेकर आगे लेह तक जाने वाले रास्तों में वहां पर आज जो सामान्य गाड़ियां हैं वो नहीं जा सकती हैं। प्रशासन ने सिर्फ उन्हीं गाड़ियों को आगे जाने की इजाजत दी है जिनके अंदर 4x4 का गियर सिस्टम है या फिर उनके टायरों में चेन लगी हुई है। मनाली लेह मार्ग सिर्फ दारचा तक खुला है और उसके बाद प्रशासन ने हिदायत जारी की है कि पर्यटक किसी भी तरह के जो स्लोपी एरियाज हैं, ढलानदान एरियाज हैं, वहां पर ना जाएं, क्योंकि अब धूप खिल रही है। धूप खिलने के बाद अब बर्फ पिघलना शुरू हो जाएगी और कहीं ना कहीं एवलांचेस का रूप भी ले सकती है। तो खतरा एवलांचेस का भी बना हुआ है, इसलिए प्रशासन बार बार अलर्ट जारी कर रहा है। पर्यटकों के लिए एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है 1077 1077। अगर वो कहीं फंसे हैं ट्रैफिक जाम की वजह से या फिर सड़कें जाम होने की वजह से, तो इस नंबर पर सहायता ले सकते हैं। वहीं आपको बता दूं कि अगले 2 दिनों तक एक बार फिर से जो ड्राई वेदर कंडीशन है वो रहेंगी, लेकिन 18 के बाद हिमाचल में एक और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव होगा जो एक बार फिर से बर्फबारी ला सकता है। नेहा, ठीक है, और इसी के साथ अब रुक करेंगे। आशुतोष मिश्रा मेरे सहयोगी सीधे जोशीमठ से हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशुतोष, देखिए, वहां पर तो 2 तरह की चुनौतियां हैं। एक तरफ जोशीमठ दरक रहा है, दूसरी तरफ मौसम की चुनौती है। ऐसे में परेशानियां तो थम नहीं रही हैं जोशीमठ के लिए। देखिए, जो भी वो इलाका प्रभावित है, अब बहुत सारे लोग जो राहत कैंपों में कोशिश की जा रही है कि उन तक भरसक मदद जो है वो पहुंच सके, और वो कोशिश की जा रही है। बहुत सारे लोगों की चिंता इस बात की थी, हालांकि बर्फबारी यहाँ 2 दिन हुई और सिर्फ उस 2 दिन की बर्फबारी में मेरे पीछे जो पूरी आप हिमालयन रेंज देख रहे हैं वहां बर्फ जो है अच्छी खासी जम गई। लेकिन कल से आज तक काफी जो हम देख रहे हैं कि धूप बहुत चमक वाली है, लेकिन उसके बावजूद पारा जो है अब से 1 घंटे पहले -2 डिग्री तक चला गया था। अब जाके थोड़ी देर से जाकर के तापमान बढ़ रहा है। नीचे इलाकों में, हम जोशीमठ से और औली के बीच में जहां पर हैं, अब तापमान माइनस में रात को चला जाता है। जोशीमठ में भी ठंड उतनी ज्यादा है, लेकिन जहां पर इवैक्यूएशन काम था वो पूरा हो चुका है, डिमोलिशन काम है वो लगातार चल रहा है। लेकिन ये जरूर है कि चूंकि यहाँ मौसम खराब हुआ है, पूरी पहाड़ियां जो है बर्फ से लदी हुई हैं, ऊपर के इलाकों में बर्फबारी हो रही है और इसी के चलते चूंकि उत्तर की हवाएं अभी चल रही हैं, तो जितने भी मैदानी इलाके हैं, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उन जगहों पर आपको ठंड का असर दिखाई पड़ रहा है। तो आप समझिए कि यहाँ पर ठंड कैसी होगी। इतनी तेज धूप में भी कान में टोपी, ग्लव्स, मोटी जैकेट के अलावा इसके अलावा और कोई यहाँ पर उपाय है नहीं बचने के लिए ठंड से। ठीक है, ये तमाम अपडेट्स देश भर से हम आपको दिखा रहे थे, लेकिन अब रुक करेंगे आज की बड़ी राजनीतिक खबर का, क्योंकि आज बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है। 2 दिन तक चलने वाली इस बैठक को बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज शाम 4 बजे संबोधित करेंगे, जबकि पीएम कल कार्यकारिणी के सदस्यों को संबोधित करेंगे। लेकिन बैठक से पहले आज दिल्ली में बीजेपी का मेगा रोड शो है, जिसमें पीएम मोदी शामिल होने वाले हैं। पीएम के साथ बीजेपी के कई दिग्गज नेता मेगा रोड में शिरकत करेंगे। बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में राजनीतिक, आर्थिक मुद्दों के साथ कई अहम मुद्दों का प्रस्ताव पारित किया जा सकता है। लेकिन इस बीच आपको दिखा देते हैं वो मार्ग जो आज पीएम द्वारा लिया जाएगा, इसीलिए ये रास्ते बंद रहेंगे, इनसे बचे। रफी मार्ग, जंतर मंतर रोड, इम्तियाज खान मार्ग, बंगला साहिब लेन, 2:30 बजे से 5 बजे तक ये रास्ते बंद कर दिए गए हैं। अब हम आपको दिखाते हैं कि इस साल किन राज्यों में चुनाव होना है, क्योंकि इसी के मद्देनजर ये तमाम तैयारियां की जा रही हैं। मेघालय, त्रिपुरा, तेलंगाना, मिजोरम, नागालैंड, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और जम्मू कश्मीर, जहां पर चुनाव होने हैं और तैयारियों की रणनीति बनाई जाएगी कार्यकारिणी की बैठक में। 10 ये वो राज्य हैं जहां पर विधानसभा चुनाव
चुनाव इस साल हो सकता है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का कार्यकाल इसी महीने 20 जनवरी को खत्म हो रहा है और ऐसी संभावना है कि नड्डा जी को एक्सटेंशन मिल सकता है। 2024 लोकसभा चुनाव को देखते हुए जेपी नड्डा के कार्यकाल का विस्तार भी इसी कार्यकारिणी में किया जा सकता है। लेकिन आपको यह भी बता दें कि बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी से पहले गृह मंत्री अमित शाह ने 2024 का एक तरह से एजेंडा ही सेट कर दिया है। कल अहमदाबाद में एक कार्यक्रम में शाह ने कहा कि गुजरात के नतीजों से साफ है कि 2024 में एक बार फिर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे। गृह मंत्री ने यह भी कहा कि गुजरात का रिजल्ट पूरे देश के लिए काफी अहम है और संदेश अब कश्मीर से कन्याकुमारी तक जा चुका है। ગુજરાતની જનતાએ જાતિવાદના ઝેરને સમાપ્ત કરવાનું કામ ગુજરાતની જનતાએ કર્યું। ગુજરાતની જનતાએ ઠાલા વચનો, ખોટા વચનો, લોભામણા વચનો આપવાવાળાને મોટો તમાચો મારવાનું કામ આ ગુજરાતની જનતાએ કર્યું છે અને દેશભરમાં ગુજરાતને બદનામ કરવા માટે, મોદી સાહેબને બદનામ કરવા માટે જે લોકોએ પ્રયાસ કર્યો હતો એને પણ જવાબ આપવાનું કામ આ ગુજરાતની જનતાએ કર્યું છે। અને મિત્રો, આ પરિણામ ખાલી ગુજરાત માટે મહત્વનું નથી। 24માં ચૂંટણી આવવાની છે। આખો દેશ મોદી સાહેબને ફરીવાર વડાપ્રધાન બનાવવા માટે તૈયાર બેઠો છે અને ગુજરાતનો આ સંદેશ काश्मीर थी कन्याकुमारी અને દ્વારકાથી કામાખ્યા સુધી પહોંચ્યો છે મિત્રો કે 24માં ફરીવાર મોદી સાહેબ જ વડાપ્રધાન। और अब एक ऐसा वीडियो जिसे देखकर आप हैरान और विचलित हो सकते हैं। ये वीडियो दरअसल कर्नाटक के मांड्या का है, जहां मकर संक्रांति के मौके पर ऐसी परंपरा निभाई गई जो जानलेवा हो सकती थी। तस्वीरें आपको हैरान कर सकती हैं। ये तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं। दहकते हुए शोले और शोलों के ऊपर से दौड़ते सांड और उनके साथ बेतहाशा भागते लोग। ये वीडियो कर्नाटक के मांड्या जिले के औसाहल्ली गांव का है। मकर संक्रांति उत्सव के तहत मांड्या के ओसाहल्ली गांव में आग पर सांड रेस का आयोजन किया गया था। तस्वीरें देखिए, आग से यह खेल जानलेवा हो सकता है। इस आपाधापी में एक तरफ सांड से कुचलने का खतरा और दूसरी तरफ आग से जलने का डर। लेकिन सालों से चली आ रही परंपरा को बनाए रखने का जोश ऐसा कि जान पर खेलकर लोग इस रेस में शामिल हुए। रेस में हिस्सा लेने आए लोग सांडों को बाकायदा सजाकर पहुंचे थे। राहत की बात यह रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। हालांकि सांड से कुचलकर एक शख्स के जख्मी होने की खबर है। तमिलनाडु और दक्षिण भारत के कई इलाकों में जल्लीकट्टू की परंपरा है, लेकिन इस परंपरा के खिलाफ जब आवाज उठी तो कोर्ट के निर्देश पर कई नियम और शर्तें बनाए गए। लेकिन मांड्या जिले से आई इन तस्वीरों से साफ है कि इस तरह की सांड रेस को लेकर फिलहाल नियम नहीं बना है और लोग जान पर खेलकर इसमें हिस्सा ले रहे हैं। सगैराज, बेंगलुरु, आज तक। तो देश में 11 जनवरी से 17 जनवरी तक सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जा रहा है, लेकिन दिल्ली से सटे गुरुग्राम में एक ऐसा हादसा हुआ जिसमें पुलिस की लापरवाही सामने आ रही है। रॉन्ग साइड से आई पुलिस की गाड़ी एक कार से टकरा गई। हादसे में 6 महीने की बच्ची की जान चली गई। मेरी वाइफ, उनकी मम्मी और मेरे बच्चे और मेरा साला ये उन्हीं से ये घर जा रहे। तो मेरे को सूचना मिली कि जैसे इनका एक्सीडेंट हो गया तो उसमें पता चला कि एक पीसीआर रॉन्ग साइड आ रही थी, ये अपनी साइड में वो सब कुछ देख रहा, उसके फोटोज़ वगैरह भी और सब कुछ है। और मौके पे मेरी मौके पे जो एक्सीडेंट हुआ उसमें मेरी बेटी जो 6 महीने की थी वो एक्सपायर हो गई है और पीसीआर में जो पुलिस वाले थे वो मौके से भाग गए। रॉन्ग साइड चलने की वजह से ही उसका एक्सीडेंट जो है स्विफ्ट कार से हुआ। स्विफ्ट कार में एक व्यक्ति जो गाड़ी चला रहे थे और 2 महिलाएं थी और 3 बच्चे थे।
3 बच्चों में से जो सबसे छोटी एक बच्ची थी जिसका नाम छावी है, जिसकी उम्र करीबन 6 महीने बताई गई है, उसकी मौके पर ही मृत्यु हो गई। इसके बाद हम घटना का संज्ञान लेते हुए हम लोगों ने जो ERV व्हीकल का, पुलिस व्हीकल का जो ड्राइवर था, उसके विरुद्ध हमने नियमानुसार मुकदमा दर्ज कर दिया है और हम आगे की कार्रवाई उसके खिलाफ कर रहे हैं। और जो भी इसमें कर्मचारी दोषी थे उनके खिलाफ अलग से विभागीय कार्रवाई भी हम। और अब बात पाकिस्तान की, क्योंकि यहाँ के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने पहली बार ये माना कि नहीं कर रहा। मैं एक मजमूई सूरत हाल जो 75 साल की है वो आपके सामने रख रहा हूँ। आज बांग्लादेश कहाँ पर है, हम कहाँ पर हैं। जोशीमठ में दरारों और जिंदगियों पर संकट के बीच पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी लोगों का मन मोह रही है। आपदा के बीच साथ ही तस्वीरें डराने वाली हैं। उत्तराखंड सफेद चादर में लिपटा हुआ है। गंगोत्री केदारनाथ में प्रचंड बर्फबारी जारी है। कड़कड़ाती हुई ठंड और पहाड़ों पर हो रही जबरदस्त बर्फ। उत्तराखंड का जोशीमठ दर्द की अलग अलग कहानियों में बदल रहा है। कोई नहीं सुनेगा भैया, ऐसे कोई नहीं सुनता है। बड़े बड़े होटल खाली हो चुके हैं। जगह को छोड़ दें। घर भी खाली हो चुके हैं। हम लोग रोड पे हो चुके हैं, हमारे पास कुछ नहीं है। इस शहर की कहानी तस्वीरें खुद बयान कर देती हैं। कहीं पे फट रहा है, पूरा ये घर टूट गया है हमारा, जो कि हम वहाँ दोबारा कभी जा ही नहीं सकते। लोगों को यकीन हो चला है कि अब कुछ ठीक होने वाला नहीं है। बिल्डिंग तो रहने लायक है नहीं, पूरा फट गया नीचे से। बेसमेंट में तो पूरा बहुत दरार आ गई है। लगभग हर घर तबाह हो चुका है। सबसे पहले हमारे घर की व्यवस्था करो। किसी की छत टूटकर गिर गई, किसी का छज्जा, दुकानों की दीवारें गिर गई हैं और किसी का दालान गिर गया है। इस आफत में बर्फबारी ने मुसीबत और बढ़ा दी है। और जबरदस्त बर्फबारी हुई है, उसका असर आपको दिखेगा। कल तक ये पहाड़ बिल्कुल यहाँ बर्फ के नामो निशान नहीं थे, खास करके दाहिने छोर पे जो पहाड़ का रेंज दिख रहा है, लेकिन वहां पूरा बर्फ इस वक्त आपको दिखाई देगा। ये जोशीमठ के लिए खतरे की बड़ी घंटी है, क्योंकि जो जमीन है यहाँ पे फट रही है। जो मकान हैं उनमें दरारें आ गई हैं। कई सारे मकानों में 700 से ज्यादा मकानों में दरारें आ चुकी हैं। पिलर्स टूट गए हैं। बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स में नुकसान हुआ है। यहाँ कुछ पूछने की जरूरत नहीं पड़ती। यहाँ के चप्पे चप्पे पर मुसीबतों की कहानी आपको लिखी हुई मिलती है। किसी भी घर का कोई भी कमरा ऐसा नहीं मिलता जहाँ की हर चीज साबुत बची हुई हो। दीवार साबुत है तो दरवाजा नहीं मिलता, दरवाजा बचा हुआ है तो दीवार नहीं मिलती, और दोनों बचे हुए हो तो छत नहीं मिलती। ऐसे में जब लोग घरों से बाहर कैंप में जिंदगी गुजार रहे हैं तो बर्फीली हवाएं करंट की तरह काम करती हैं। जोशीमठ में मौसम ने करवट ले ली है। हमारे ठीक पीछे जो हिमालयन रेंज है आपको वहां पे दिखेगा। इस वक्त काले घने बादल हैं पूरे हिमालयन रेंज में यहाँ पे, और जो पहाड़ों पे ये सफेद पैचेस दिख रहे हैं आपको, ये ताजा बर्फबारी है। कल देर रात जोशीमठ में, चमोली में बारिश हुई है, पूरा शहर भीग गया है। और अगर आप हिमालयन रेंज को देखेंगे तो सारे पहाड़ अब स्नो से, बर्फ से ढके हुए हैं। उत्तराखंड में जिस बर्फबारी का इंतजार था आखिरकार वो शुरू हो चुकी है। बाबा केदार तो अपने शीतकालीन गद्दी स्थल उखी मठ में विश्राम कर रहे हैं, लेकिन उनका धाम बर्फबारी की आगोश में है। तस्वीरें देखिए, किस तरह तेज बर्फीली फुहारें केदारनाथ मंदिर और पूरे मंदिर परिसर पर पड़ रही हैं। केदारनाथ का चप्पा चप्पा सफेद चादर से ढकने लगा है। केदारनाथ की पहाड़ियां भी बर्फीली बारिश से सफेद पड़ने लगी हैं। बारिश होने पर हरियाली का खूबसूरत नजारा देने वाली पहाड़ियां बर्फ से सफेद हो गई हैं। केदारनाथ में ये 2023 की पहली बर्फबारी है। जहां तक भी नजर घुमाएंगे बर्फ के सिवा कुछ नजर नहीं आएगा। मंदिर के आसपास की पहाड़ियां और चट्टानें बर्फ से ढक गई हैं। न्यूनतम तापमान -10 डिग्री तक पहुंच गया है। केदारनाथ में 1 फीट से ज्यादा बर्फ गिर चुकी है। ठंड इतनी बढ़ गई है
कि हाथ पांव जमने लगे हैं। मंदिर के ठीक सामने के परिसर पर भी बर्फ ने अपना कब्जा जमा लिया है। रास्तों पर भी बर्फ की नाकाबंदी है। केदारनाथ में जबरदस्त बर्फबारी ने कड़ाके की ठंड कर दी है। यहाँ इंसान तो छोड़िए, मशीनें भी जमने लगी हैं। ठंड और बर्फबारी की वजह से पुनर्निर्माण का काम रोकना पड़ा। बर्फबारी से सरस्वती और मंदाकिनी नदी का पानी भी जम गया है। ये गंगोत्री मंदिर परिसर की तस्वीर है। 2 दिन पहले गंगोत्री मंदिर परिसर में करीब 3 इंच बर्फबारी हुई थी। बर्फबारी की कुछ और तस्वीरें देखिए जो धराली और हर्षिल के इलाके की है। सब कुछ बर्फ में जमा नजर आ रहा है। उत्तराखंड के इस हिस्से को बर्फबारी का लंबा इंतजार करना पड़ा। उत्तराखंड में स्कीइंग के लिए मशहूर औली में इस साल की ये पहली बर्फबारी है। लगातार बर्फबारी होने से चप्पा चप्पा बर्फ की सफेद चादर से ढक चुका है। सड़कों पर बर्फ की मोटी परत बिछी हुई है। हालात ये है कि बर्फीले रास्तों से गुजरना काफी खतरनाक हो गया है। हालांकि इतनी बर्फबारी ने सैलानियों को मौज मस्ती का मौका जरूर दे दिया है। इस बार बर्फबारी के लिए लोगों को लंबा इंतजार करना पड़ा, लेकिन देर से ही सही बर्फबारी के बाद कारोबारियों के चेहरे भी खुल गए हैं और पर्यटकों के भी। पहाड़ों पर बर्फबारी और कड़ाके की ठंड के बीच जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा में बर्फीला तूफान आया है। एवलांच की तस्वीरें कैमरे में कैद हो गई हैं। स्थानीय लोगों के लिए ये बर्फबारी आफत बनी तो सैलानी इस बर्फबारी का जमकर आनंद ले रहे हैं। एवलांच का ऐसा वीडियो शायद ही आपने कभी देखा होगा। एक शख्स ने एवलांच का ये वीडियो बेहद करीब से अपने कैमरे में कैद किया है। पहले तो दूर से एवलांच दिख रहा है, लेकिन देखते ही देखते बर्फ का ये दरकता पहाड़ कैमरे के करीब पहुंच जाता है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर लोगों को हैरान कर रहा है। इतना डरता क्यों है यार, आने दो ना। डरो मत, हम लोग खड़ा है। खोलना नहीं इसको। कश्मीर के गांदरबल की ये तस्वीर है। बर्फ से ढके पहाड़ों को दरकते हुए जिसने भी देखा उसका दिल और दिमाग सुन्न हो गया। ग्लेशियर पिघलने से बर्फ का तूफान मौत की दहाड़ लगाता हुआ पहाड़ों से नीचे उतरने लगा था। गांदरबल के सफेद पहाड़ों पर आई कयामत की तस्वीरों ने नीचे उतरकर हर किसी को झकझोर कर रख दिया। पहाड़ों का सीना चीरकर एक बर्फीला बवंडर सब कुछ रौंदते और बर्बाद करते हुए जब नीचे उतरा तो एक की मौत हो गई और एक लापता हो गया। कश्मीर में कुछ घंटों की बर्फबारी ने पूरी तरह से जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। शुक्रवार सुबह से ही कश्मीर के सभी इलाकों में जमकर बर्फबारी हो रही है और श्रीनगर में करीब 4 इंच से 6 इंच बर्फ अलग अलग इलाकों में जमा हो चुकी है, जबकि कश्मीर के अधिकतर पहाड़ी इलाकों में 1 फुट से 2 फुट बर्फ जो है वो जमा हो चुकी है। अभी भी फिलहाल बर्फबारी हो रही है, लेकिन मौसम विभाग का कहना है कि कल से मौसम एक बार फिर कश्मीर में सुधरेगा। लेकिन इस बर्फबारी के बाद न सिर्फ तापमान में गिरावट आई है, बल्कि आने वाले दिनों के लिए भी अच्छे संकेत नहीं है, क्योंकि आने वाले दिनों में इस बर्फबारी के बाद अब तापमान में जबरदस्त गिरावट कश्मीर में देखी जाएगी। इस बर्फबारी का असर न सिर्फ जम्मू कश्मीर में बल्कि उत्तरी राज्यों में भी देखने को मिलेगा, जहां पर ठंड में और इजाफा होगा। देश और दुनिया से कश्मीर पहुंचे पर्यटकों को श्रीनगर में इस नजारे का पिछले 1 हफ्ते से इंतजार था, और जब इस इंतजार ने आकार लिया तो नजारा देखने लायक था। बहुत ज्यादा खुशी है, ये मौसम ही है एंजॉय करने का, और इसकी एक्सपेक्टेशंस भी रहती हैं कश्मीरी आवाम को। डल लेक आपका बहुत ही सुंदर है,
ठंड बहुत है, बहुत एंजॉय, बहुत औसम वेदर है आपका। और कश्मीर तो ब्यूटी है, हेवन है। लाइफ में हम पहली बार कश्मीर आए, लेकिन कश्मीर को हम सोचे नहीं थे कि इतना हमको खूबसूरत लगेगा। मतलब स्वर्ग जैसा हमको यहाँ पर लगा, तो मतलब मन खुश हो गया। घूमने में मजा भी आया यहाँ पे और फुल एंजॉय किया। श्रीनगर के बाजार का हाल देखिए, झमाझम बर्फबारी हो रही है। दिन निकलने तक सड़क पर बर्फ की ऐसी मोटी परत जम जाती है कि हटाना मुश्किल है। बर्फबारी ऐसी हो रही है कि परत और कितनी मोटी होगी कहना मुश्किल है। पूरे कश्मीर में शुक्रवार सुबह से ही इसी तरह की तेज बर्फबारी हो रही है। कई इलाकों में 6 इंच से 1 फुट तक बर्फ जमा हो चुकी है। जब अब इस बर्फबारी ने रफ्तार और तीव्रता पकड़ी है, उससे साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि आने वाले घंटों के दौरान न सिर्फ कश्मीर के अधिकतर इलाकों में भारी बर्फबारी जमा होने वाली है, बल्कि श्रीनगर शहर में भी ये इस मौसम की सबसे बड़ी बर्फबारी साबित हो रही है। मौसम विभाग ने पिछले 3 दिन से इस बर्फबारी का अनुमान लगाया था, लेकिन आखिरकार शुक्रवार सुबह से पूरे कश्मीर में ये बर्फबारी शुरू हो चुकी है। बर्फबारी की वजह से बाहर से आए लोगों का दिल खुश हो गया, लेकिन स्थानीय लोगों के लिए मुसीबत बढ़ गई है। सड़कों पर बर्फबारी की वजह से जबरदस्त ट्रैफिक है। अब एक ही डर है कि बर्फबारी का दौर लंबा हुआ तो मुसीबतें बढ़ जाएंगी। यहाँ पे अभी बहुत बारिश हो रही है, इसलिए 2-3 घंटे से हम जाम में फंसे हुए हैं। कम से कम सरकार से ये उम्मीद है कि जल्दी से जल्दी ट्रैफिक क्लियर करवाएं। रास्ते में जाते वक्त पूरा ट्रैफिक लग गया क्योंकि बर्फबारी हो रही, तो ये सरकार से यही निवेदन होगा कि थोड़ा ट्रैफिक क्लियर कराए, कोई बर्फ हटाई जाए ताकि गाड़ी आराम से निकले और फैमिली को कोई टेंशन नहीं हो। अभी तो मुश्किल है यहाँ से निकलना, बहुत जाम लग रहा है, सब यात्री फंसे हुए हैं यहाँ पे। प्लीज जल्दी से आगे क्लियर करते जाए रास्ता, तो हम निकले यहाँ से। मुश्किल आती है हमें जब ऐसा सिस्टम होता है। सुबह तब बर्फ नहीं थी, जब हमें रोका गया तब बर्फ नहीं थी, तो हमारे देखते देखते ये इतनी बर्फ हो गई। और उस वक्त गाड़ियां छोड़ी होती तो हम कल पार हो जाते। अनंतनाग में भी जमकर बर्फबारी हो रही है। सड़कों पर यहाँ इतनी बर्फ गिरी है कि सड़क साफ कराने के लिए बर्फ हटाने वाली बड़ी बड़ी गाड़ियों को लगाना पड़ा। बर्फबारी अपने साथ तमाम मुसीबतें भी लाती है, लेकिन देश के बहादुर जवानों के फौलादी इरादों के आगे हर मुसीबत घुटने टेक देती है। जम्मू कश्मीर के सीमावर्ती इलाके की ये तस्वीर देखिए। बर्फबारी के बीच जवान सरहद की रखवाली का अपना फर्ज निभा रहे हैं।